पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हो चुके हैं। 7.5 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और वो पेपर लीक हो चुका है। अभी जो हालिया एपिसोड है, आप उसमें देखिए कि 22 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। बच्चे और बच्चियों ने आत्महत्या करी है, उनके ऊपर AK-47 से हमला किया गया, पेलेट गन के शॉट्स लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कीलें लगी हुई डंडों से उनकी पिटाई करी गई है। क्या आपको लगता है फिर भी प्रधानमंत्री को गाली देना और उनके लिए अपशब्द कहना ये इतना बड़ा क्राइम है कि इन सारे सवालों पर सवाल ना पूछें? महिलाओं में अनीमिया की प्रॉब्लम, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी पूर्वांचल के जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा अनीमिया के पेशेंट महिलाएं खास तौर पे वो जौनपुर में हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको हमें पूछे जाने की ज़रूरत। हिंदुस्तान के आम आदमियों को और कुछ टारगेटेड लोगों के ऊपर आप बुलडोजर चला सकते हैं, तो राम मंदिर को चोरी करने वालों के आप ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ये सवाल है जिसको वहाँ पे एक दिखाने का नाट्य मंचन करके दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर मंदिर में चोरी होता है तो मंदिर के जो रक्षक हैं वो किस वेशभूषा में रहेंगे? अगर उसका नाट्य रूपांतर किया जाए तो किस वेशभूषा में रहेंगे वो? सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, लोगों को बताने का एक तरीका है। हमें किसी मंदिर का, किसी पुजारी का, किसी ऋषि मुनि का हम ही आदर करते हैं। हमें उनको प्रतिकार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इनके वेश में बैठे हुए लोग हैं, जो राम मंदिर का गल्ला लूटने का काम कर रहे हैं, चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं, ज़मीन का घोटाला कर रहे हैं राम मंदिर में, हमें उनसे सवाल पूछना है और ये सवाल पूछने की अभिव्यक्ति का एक तरीका है। भारत में उपचुनाव हुए, किस नज़रिए से आप देखते हैं? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, जो उपचुनाव के परिणाम हैं, कहीं पर वो किसी के पक्ष में है, किसी दूसरे राज्य में दूसरे पार्टी के पक्ष में है, लेकिन इसका एक संदेश साफ है कि देश की जनता इस समय मोदी साहब के और बीजेपी की इस 12 साल के शासन को, कुशासन को पूरी तरीके से अब माफ़ करने के पक्ष में नहीं है। हमारे बीच में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिश सिंह। आपको बता दूं, जौनपुर में जब से मड़ियाहू विधानसभा में इन्होंने ताल ठोका है, कांग्रेस के जो विरोधी पार्टी हैं, हलचल मच गया है। मेरे बीच में मौजूद, इनसे बातचीत करते बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक है। नमस्कार आपके दर्शकों को। जी सर, लंबे समय से मैं देख रहा था जौनपुर में कांग्रेस का कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो चुनाव दमदारी से लड़े। आप मड़ियाहू से दावेदारी कर रहे हैं। लंबे समय से मैं देख रहा था कि सपा, बसपा और इसके बाद भाजपा की लड़ाई थी। आपके मैदान में आने से और अन्य जो पार्टियां हैं अलग तरीके से हलचल मच चुका है, उससे आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मड़ियाहू विधानसभा की जो स्थिति है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बेरोज़गारी दर यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उसमें 35% तक बढ़ चुकी है। ग्रेजुएट्स के बीच में यहाँ पे बेरोज़गारी दर 35% तक पहुँच चुकी है। हमें समझने की ज़रूरत है कि लोगों को काम करने के लिए मड़ियाहू जैसी जगह पे ना कोई उद्यम लग रहे हैं, ना कोई उद्योग आ रहा है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है। तो हमारे सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यही होते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? और ऐसे सवालों को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अक्रॉस द पार्टी लाइन, हर एक पार्टी के लोग हैं, उसमें बीजेपी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, अपना दल होगी, जो पिछले 10 सालों से जिसके विधायक यहाँ पे हैं, ऐसे सवालों का वो जवाब नहीं देते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों को उनका जवाब मिल सके कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे उनको पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उच्च शिक्षा लेने के बाद भी यहाँ पे उनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों उनको बड़े बड़े महानगरों की तरफ भागना पड़ता है और अपने गांव को, अपने देश को, अपने प्रदेश को और अपने पृष्ठभूमि को उनको छोड़ना पड़ता है। अभी आपने देखा दिल्ली में जंतर मंतर पर युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर। लंबे समय तक सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, बाद में उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, राहुल गांधी को घसीटते हुए लेकर गए, इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन बीच में अभी सुनने में आया कि 8 तारीख को भी प्रयागराज में कार्यक्रम है। आखिर क्या कार्यक्रम है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। जिस तरीके से
छात्रों की समस्या लगातार बनी हुई है और ये सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हो चुके हैं। 7.5 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और वो पेपर लीक हो चुका है। अभी जो हालिया एपिसोड है, आप उसमें देखिए कि 22 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 26 बच्चे और बच्चियों ने आत्महत्या करी है। इन सब के लिए सरकार को जवाब देने का दायित्व तो नहीं बनता है? हम क्या पूछ रहे हैं? हम यही पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब को बाहर आकर ये बोलना चाहिए कि उन छात्रों को संबोधित करते हुए कहना चाहिए कि उनसे गलती हो गई, उसको वो माफ़ी मांगें। लेकिन प्रधानमंत्री साहब अपने मन की बात में क्या कहते हैं? वो छात्रों को माफ़ करने की बात कहते हैं। जो फंडामेंटल्स है उस पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे बेरोज़गारी दर बढ़ रही है, जो राहुल जी का एक छात्रों के साथ संवाद करने का तरीका है, छात्रों की गूंज, उसी का एक प्रोग्राम 8 तारीख को प्रयागराज में है। प्रयाग की धरती बच्चों और छात्रों के प्रयास से आपने देखा होगा कि कितने सारे आईएएस पीसीएस बनने की जगह रही है। वो वहाँ से लोगों की आवाज़ वो उठाएंगे, लोग बच्चों की समस्याओं को ऊपर तक बताएंगे और इस सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। जंतर मंतर आपने देखा, प्रधानमंत्री का अश्लील पोस्टर जारी किया, ये कहाँ का जायज़ है? ऐसा जारी करना चाहिए था जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों को। देखिए, सरकार का नैरेटिव हम सब जानते हैं कि सरकार और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री साहब इस तरीके से विक्टिम कार्ड हमेशा खेलते आए हैं। जो सवाल बनते हैं क्या उनसे पूछने नहीं चाहिए? छात्रों के ऊपर AK-47 से हमला किया गया, पेलेट गन के शॉट्स लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कीलें लगी हुई डंडों से उनकी पिटाई करी गई है। क्या आपको लगता है फिर भी प्रधानमंत्री को गाली देना और उनके लिए अपशब्द कहना ये इतना बड़ा क्राइम है कि इन सारे सवालों पर सवाल ना पूछा जाए? अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो छात्रों के सवाल हैं, जो वाजिब सवाल हैं, हम उसको पूछेंगे और राहुल जी का यही प्रयास है, छात्रों के बीच जाएंगे, छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। मड़ियाहू विधानसभा से सर आपने ताल ठोका है, तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। आपके आने के बाद अन्य जो पार्टी हलचल तो मच गया है। आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? क्षेत्र में विकास करने की क्या तरीका रहेगा? कैसे युवाओं को आप देखेंगे? क्या विकास करेंगे जनता आपको मौका देगी तो? देखिए, अगर मड़ियाहू की हम डेमोग्राफी को देखें, जनसंख्या के वितरण को देखें, तो यहाँ पे 60% महिलाएं हैं और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो साक्षरता दर पुरुषों में है 83% की, वही महिलाओं में साक्षरता दर सिर्फ 59% की है। 24% की कमी है। मैं सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि हम अपनी आधी आबादी को शिक्षा देने का प्रयास करें, पुरजोर तरीके से करें। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पार्शियलिटी है, जो मेल और फीमेल बच्चियों में, उसको पूरी तरीके से मिटाया जाना चाहिए। दूसरे जो सबसे बड़ा कारण है इस समय जो सरकारी ध्यान से कहीं ना कहीं हटा हुआ है, वो है महिलाओं में अनीमिया की प्रॉब्लम। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी पूर्वांचल के ज़िले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अनीमिया के पेशेंट महिलाएं खास तौर पे वो जौनपुर में हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको हमें पूछे जाने की ज़रूरत है। छात्रों की प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम किसानों की बात कर लें तो आज खेतों में बाढ़ लगाए बगैर आप खेती नहीं कर सकते हैं। सारे किसान त्रस्त हैं। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सरकार उसको अनसुना कर रही है। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, हर एक वर्ग को हमें जो छोटे छोटे हमारी पिटी पॉलिटिक्स है, जाति, धर्म, इन सबको ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और सरकार के नुमाइंदों से, अपने विधायकों से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्यों महिलाएं पीछे हैं, क्यों छात्रों को उनका अवसर नहीं मिल पा रहा है और क्यों किसानों की मेहनत की उनको आमदनी नहीं हो रही है। ये ऐसे सवाल हैं जो जनप्रतिनिधियों से और ख़ास तौर पे विधायक से, जो पिछले 10 सालों से अपना दल के जो यहाँ पे विधायक चुने गए हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अभी आपने देखा अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर सरकार की बड़ी किरकिरी हुई, जिसमें FIR भी दर्ज हो, कुछ आरोपी जेल गए।
लेकिन आपके कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े बड़े राहुल गांधी जी हो गए और सांसद हो गए, उन्होंने संसद भवन में एक धर्म का कपड़ा पहनकर वहाँ जिस तरीके से हुड़दंग मचाई, जिस तरीके से पेश हुए, क्या ऐसा होना चाहिए था? अभी आपने देखा कि बनारस में एफआईआर दर्ज हुआ राहुल गांधी के ऊपर, पप्पू यादव के ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जी के ऊपर 500 के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। ऐसे ही कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो सरकार के मुखिया के तौर पे राम मंदिर के शिलान्यास को भी राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं, राम मंदिर के पूर्ण होने के पहले ही उसका उद्घाटन भी कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी फ़ायदे के लिए। और जब वहाँ पे कमेटी बनती है तो उसमें भी आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठाए जाते हैं। तो जब चंदा चोरी होती है तो वो क्या ये वाजिब सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल नहीं बनता है कि एफआईआर होने में इतनी देर क्यों हो गई है? जब हिंदुस्तान के आम आदमियों को और कुछ टारगेटेड लोगों के ऊपर आप बुलडोज़र चला सकते हैं, तो राम मंदिर को चोरी करने वालों के आप ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ये सवाल है जिसको वहाँ पे एक दिखाने का, नाट्य मंचन करके दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर मंदिर में चोरी होता है तो मंदिर के जो रक्षक हैं वो किस वेशभूषा में रहेंगे? अगर उसका नाट्य रूपांतर किया जाए तो किस वेशभूषा में रहेंगे वो? सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, लोगों को बताने का एक तरीका है। हमें किसी मंदिर का, किसी पुजारी का, किसी ऋषि मुनि का हम ही आदर करते हैं, हमें उनको प्रतिकार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इनके वेश में बैठे हुए लोग हैं, जो राम मंदिर का गल्ला लूटने का काम कर रहे हैं, चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं, ज़मीन का घोटाला कर रहे हैं राम मंदिर में, हमें उनसे सवाल पूछना है और ये सवाल पूछने की अभिव्यक्ति का एक तरीका मात्र है। आगामी चुनाव की तैयारी में कैसा समीकरण और कैसा लोगों के बीच में चल रहा है? देखिए, सारे समीकरण से परे इस समय देश के जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा कि छात्रों की ये जो प्रॉब्लम है, ये हम 2024 से संसद भवन के पटल पर राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। बार बार उन्होंने छात्रों के साथ मीटिंग करी है, हर वर्ग और हर तबके के साथ जाकर वो मिले हैं। ये सरकार अब एक निरंकुश हो चुकी है, ये लोगों की आवाज़ को सुन नहीं पा रही है। हमें इसको जगाना पड़ेगा और मुझे इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी जी जो हमारे नेता भी हैं, वो इस बात को नेशनल पटल पर पूरी तरीके से उठा रहे हैं और आज हम उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मड़ियाहों में भी वही काम करने का प्रयास अभी करेंगे। आपने देखा भारत में उपचुनाव हुए, किस नज़रिए से आप देखते हैं? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, जो उपचुनाव के परिणाम हैं, कहीं पर वो किसी के पक्ष में है, किसी दूसरे राज्य में दूसरे पार्टी के पक्ष में है, लेकिन इसका एक संदेश साफ है कि देश की जनता इस समय मोदी साहब के और बीजेपी की इस 12 साल के शासन को, कुशासन को पूरी तरीके से अब माफ़ करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने देखा है जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। युवा अपने हक की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, किसान अपने खाद्यान्न की कीमत की बात कर रहा है, महिलाएं अपने हक की बात कर रही हैं और यही जज्बा हमें इस इलेक्शन के रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। और पूरी तरीके से बीजेपी के अंत की ये शुरुआत है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से नैरेटिव बन रहा है, देश पूरा अंगड़ाई ले रहा है और इस सरकार को, इस देश विरोधी सरकार को, जन विरोधी सरकार को माकूल जवाब देने की तैयारी है। और 2027 से दिल्ली के सारे रास्ते उत्तर प्रदेश से होकर जाते हैं। आपको 2027 का जो आगामी विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आएगा, वहाँ से रास्ता साफ दिखेगा कि देश में अब नेतृत्व का परिवर्तन हो रहा है। मुख्य महिलाओं के लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, हमने बताया कि महिलाओं की अगर आप बात करें तो मड़ियाहों में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल, जिसमें आप जो भी थोड़े भी पैसे अफोर्ड कर सकता है वो जाए और अपने महिलाओं का, बच्चियों का, माताओं का इलाज करा सके। आप कभी अपने कैमरे लेके, जो मड़ियाहों में सरकारी अस्पताल है, हमारे गांव में भी एक सरकारी अस्पताल है, आप उसको विज़िट करिए। सरकारी महकमे किस तरीके से उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, उसे हमें जन जन तक पहुंचाना है। हमें बताना है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि करोड़ों करोड़ों का एस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। मड़ियाहों की बात करें तो वहाँ पे एक भी टेस्ट नहीं होते हैं।
सारी दवाएं लिख के दी जाती है और दवाइयाँ आपको बाहर से प्रोक्योर करना है। इस तरीके से सरकारी अस्पताल कितने दिनों तक चलेगा? हमारे आम जनजीवन को, आम जनता को कब तक ऐसे सरकारी व्यवस्था से रूबरू होना पड़ेगा, ये सवाल है। और मैं उम्मीद करूँगा हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं वो खुद भी पेशे से डॉक्टर हैं और पर फिर भी यहाँ की स्वास्थ्य महकमा की हालत कैसे हैं वो खुद आईसीयू में पड़ा हुआ है। लोगों को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा हमने बताया था कि मड़ियाओं की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ के बच्चे स्किलफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स तक हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। उसी कड़ी में हमने NIIT फाउंडेशन के साथ मिलकर एक स्किल सेंटर खोलने का प्रयास किया है, जो पूरी तरीके से जिसमें फ़ीस माफ़ होगी और जो भी बच्चे AI को लेकर जिनके अंदर रुझान है वो आएँ, इसको सीखें, अपने आप को स्किलफुल करें और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उसमें अपना वो काम कर सकते हैं। चाहे वो डिजिटल लिटरेसी की बात हो, चाहे AI फाउंडेशन की बात हो, चाहे जो वेब डिज़ाइनिंग की बात हो, इस तरीके के कई सारे कोर्सेज़ हैं जो NIIT फाउंडेशन, जो डिजिटल ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, उसको हम जमालापुर में एक सेंटर स्थापित कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं और लोगों के लिए वो सारी की सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके साथ साथ एक हम जनमित्र केंद्र भी खोल रहे हैं। जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं वो स्कीम्स लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। उसके लिए प्रोसेसिंग सब कुछ के लिए हम वहाँ पे एक सेंटर खोलेगा। लोग और यहाँ के आम नागरिक उस सारी की सारी व्यवस्था का पूरा लाभ उठाएं, ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूँ। धन्यवाद जी। हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल सिंह थे और मड़ियाओं विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इनके आने से क्षेत्र में तरह तरह की लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन मेरे बीच में डॉक्टर साहब ने बताया कि जब मुझे जनता मौका देगी तो सर्वप्रथम मैं महिलाओं के बारे में और महिलाओं के जो समस्याएं मुख्य रूप से उस समस्याओं पे काम करूंगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।